हमें बहुत रिक्वेस्ट आई कि हम मेनोपॉज डिस्कस करें, लेकिन मेनोपॉज को समझने के लिए पेरी मेनोपॉज से गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज महिलाओं के जिंदगी की वो अवस्था है जहाँ जो उनको मंथली पीरियड्स आते थे, माहवारी आती थी, वो बंद हो जाती है नेचुरली और लगातार 12 महीने नहीं आती है। साधारण तौर पर 45 टू 55 की एज में ये होता है, हर महिला को होता है। मतलब 12 या 14 साल की उम्र में जो आपको पीरियड शुरू हुए, उसके बाद एक लंबा सफ़र आपने उसके साथ तय किया और सीधे आप 40 से लेकर 50 के बीच में थैंक यू वेरी मच हो जाता है, ख़त्म। लेकिन ये कोई नहीं समझ पाता कि ये जो ख़त्म होता है वो ऐसे ठक से ख़त्म नहीं होता। ज़्यादातर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक 5-6 साल का सफ़र तय करना पड़ता है, जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जो औरतें इससे गुजरती हैं उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल और नया होता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, और हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। तो पेरीमेनोपॉज कब शुरू होता है? सबसे पहले आमतौर पे 40s में औरतों को पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है। पेरी का मतलब समझना ज़रूरी है। पेरी मतलब आसपास। मेनोपॉज पहुंचने के पहले जो सारे साल गुजरते हैं उसमें आपके जो दो हार्मोन्स हैं जो आपको इतनी फेमिनिटी देते हैं, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। वो ऐसे झट से कम नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होते होते धीरे धीरे कम होता जाता है और एक दिन आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो पेरीमेनोपॉज में ये दोनों जो हार्मोन्स हैं इनका ऊपर नीचे होने की वजह से आपके शरीर में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके मेमोरी में और ओवरऑल वेलबींग में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हाँ, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ वो लोग भी जुड़ते हैं हमारे साथ जो समझना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले साइंस क्या होते हैं पेरीमेनोपॉज के शुरुआती? मेरे पास जो महिलाएं आती हैं वो पहली कंप्लेंट लेके आती है जब वो 40-42 44 इस एज ग्रुप में होती है कि एनर्जी नहीं है, थकान रहती है, काम करना है पर उत्साह उतना नहीं है। ये 2-3 चीज़ें प्राइमरी होती हैं और जब आप उनको सवाल पूछेंगे तो पता चलता है कि पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो गए हैं। हर महिला को हर महीने 28 से 30 दिन में पीरियड्स आते हैं जो 3 से 5 दिन रहते हैं, जहाँ पे वजाइना के थ्रू एक ब्लड फ्लो होता है जो नेचुरल है। अब ये जो 28 से 30 दिन का साइकिल है, कभी वो 21 दिन का होता है, कभी 45 दिन का हो जाता है, तो पीरियड इरेगुलरिटी भी एक मेजर प्रॉब्लम उनमें मतलब होती ये है। अपने आप में एक चिढ़ का विषय हो सकता है किसी भी औरत के लिए कि मतलब पता नहीं कब नॉक नॉक ये कहाँ से शुरू हो गए। हाँ। उससे कितनी इरिटेशन होती होगी। वैसे ही जो पीरियड्स के 5 दिन होते हैं उसके कुछ दिन पहले और बाद में आपके बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, ये तो मतलब किस रेगुलरिटी से होते होंगे। तो इतना फ्लक्चुएशन शरीर और वो औरत भी हैंडल नहीं कर पाती। उसके लिए भी ये तकलीफ की बात है कि चीज़ें जो समय पे आनी थी वो नहीं आ रही हैं, तो उनका स्ट्रेस हार्मोन इसमें बढ़ने लगता है। तो थोड़ी सी इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना, चिढ़ना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना। अब औरतों के साथ एक और चीज़ होती है कि वो काम करने जाती हैं कुछ और वहाँ जाके सोचती हैं किस लिए आई थी। ये जो ब्रेन फॉग है, मेमोरी इश्यूज हैं कि 2 सेकंड बाद भूल जाते हैं कि चीज़ कहाँ रखी थी या मैं इस रूम में किस लिए आई थी। ये जो ब्रेन फॉग हम कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40 के पास पहुंच गई तो आप काम करने लायक नहीं हैं। आप बिल्कुल काम कर सकती हैं, लेकिन वो एक मोमेंट्री होता है कि आपको ये बात मालूम पड़ती है कि मैं जिस स्पीड से कर रही थी वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए आपको लगता है मैं क्यों आई थी यहाँ पे। तो आप परेशान ज़्यादा होती, तो कोई और ये ना समझे कि आप काम नहीं कर सकती। मेनोपॉज डज नॉट मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप काम बाकायदा कर सकती हैं। ये डिस्कशन इसलिए हो रही है ताकि हम ये रियलाइज़ करें कि ये क्यों हो रहा है और इसको हम एड्रेस कर सकें। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे साथ हो रहा है और हम कुछ कर नहीं सकते। जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर हम पहुँचते हैं। हाँ, फिर तो ब्रेन फॉग तो है ही, स्लीप डिस्टर्ब होने लगती है। अब बहुत प्राइमरी सिम्टम इस दौरान शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं हम हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। बट ये तो बाद में होता है थोड़ा सा, या उसी वक्त शुरू हो जाता है? शुरू हो जाता है। अच्छा। पहले आप रियलाइज नहीं करते, अचानक खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए गर्मी लगती, पसीना आता है, रात को आप नींद से उठते हैं पसीना आते हुए। सो ये मे बी कुछ लोगों को महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, और कुछ लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंसी
आपकी आपकी पर्सनालिटी के अनुसार हो सकती है, बट ये होना शुरू हो जाता है। कमाल की बात यह है कि आयुर्वेद में एक जनरल आप नहीं कहते कि ये सिम्टम्स हैं, जहाँ की वो 3 प्रवृत्तियां हैं, वात पित्त और कफ वाली, इन सब के साथ मेनोपॉज थोड़ा अलग अलग भी होता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे बारीकी से पहले, लेकिन एक पूरा जो क्या है ये मामला वो समझ लेते हैं। हाँ, अब हो गया कि आपकी मेमोरी, हॉट फ्लैशेस, स्वेट्स, अब धीरे धीरे इसी दौरान वेट गेन शुरू हो जाता है, बड़ा ग्रेजुअली, बट एक बेली के आसपास आप वेट गेन करना शुरू करते हैं। मतलब हवा भी खाओ तो वजन बढ़ता है, ऐसी अवस्था औरतों में आना शुरू हो जाती है। एंड दैट इज, उसमें भी औरतें पैनिक मचाने लगती हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, विच इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन डिक्लाइन। जैसे जैसे ये हार्मोन कम होता जाता है, शरीर उसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा वेट बढ़ा लेता है। अब ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। उसके अलावा एक बड़ा जो एम्बैरेसिंग लोगों को लगता है पर एक नेचुरल फिनोमेना है, वो है ब्लोटिंग और गैसेस। हाँ, ये बहुत होता है और शर्मिंदगी औरतों में बहुत होती है कि ये क्यों हो रहा है। एंड ये ब्लोटिंग या गैस पास करना आवाज़ के साथ होता है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल प्रोसेस। और हमने कुछ ही दिन पहले ये डिस्कस किया था कि अर्ज है एक फ्लैटुलेंस, गैस विंड पास करना, जिसको आप रोक नहीं सकते। और इस अवस्था में जहाँ पे किसी कारणवश ऐसा होता होगा कि इतनी गैस पास होती है और इतनी आवाज़ के साथ तो औरतें भागती नज़र आती हैं, तो इसको तो आप रोक नहीं सकते। ये वो वेग है जिसको धारण नहीं करना चाहिए। देखो, मुझे याद है पिछली डिस्कशन। तो ये क्यों होता है सबसे पहले, और इसके लिए क्या कर सकते हैं? ये होता इसलिए है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपका गट मूवमेंट, ये जो अतड़ियाँ मूव करती है, इसको रेगुलेट करता है। और जैसे जैसे वो कम होता जाता है, आपका खाना स्लोली मूव होता है। चूंकि वो पेट में ज़्यादा देर पड़ा रहता है, इट एंड्स अप कॉजिंग गैसेस। अच्छा सुनो, ये मेरे साथ ही होता है कि मेरे ना यहाँ से वहाँ कूद गई। यू सेड ईस्ट्रोजन है वो अंतड़ियों की मूवमेंट को अफेक्ट करता है, तो ईस्ट्रोजन तो औरतों के लिए है, तो आदमियों की अंतड़ियां कैसे मूव करती हैं? सॉरी। नो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। और ये हार्मोन आदमियों में भी होता है। मेन ऑल्सो हैव ईस्ट्रोजन, कम क्वांटिटी में, पर उनके अंदर भी ये हार्मोन है। उनकी अंतड़ियां भी ओके। चूंकि उनमें इतना कम है और उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो उनकी जिंदगी ठीक चल रही है। ओके। हमारे यहाँ औरतों में वो इस लेवल पे था और वो धीरे धीरे कम हुआ जा रहा है। उसकी वजह से आपको ज्यादा सिम्टम्स दिखते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं गैसेस और ब्लोटिंग के, पर औरतों में 40 की अवस्था में अगर ये हो रहा है तो ये ईस्ट्रोजन डिप्लीशन के वजह से हो रहा है। तो इस सिचुएशन में, क्योंकि ये अर्जेंट सिचुएशन होती है इसमें तो आप कुछ कह नहीं सकते कि अब रोको, तो इसके लिए औरतों को क्या करना चाहिए? औरतों को अपना डाइट सही कर लेना चाहिए। होता क्या है कि ये जो अवस्था है, जितना मैंने कहा कि इरिटेबिलिटी, एंगर, आपका खाना पीना सब गोज फॉर अ टॉस। तो माइंडफुली ऐसा खाना खाएं जो कि शरीर को लगे। अब कुछ फूड ऐसे होते हैं, कुछ खाना ऐसा होता है जिसमें लिग्नेंस होते हैं जो आपका एस्ट्रोजन बढ़ाते हैं। अब वो है आपके दाल, चावल, गेहूँ। अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है तो गेहूँ बाहर कर दीजिए, पर दाल, चावल, सीड्स, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, इन सबको अगर आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते रहेंगे तो ये लिग्नेंस शरीर में जाके थोड़ा एस्ट्रोजन बढ़ाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है खाने से ही रिजॉल्व हो जाएगी। सॉरी, औरतें क्योंकि दिन भर काम पर होती हैं, तो मतलब हाथ में ये सारे सीड्स लेकर रखें और बीच बीच में फांकते रहें, या क्या करें? अब सबसे बेस्ट है कि अपने साथ डब्बे में कैरी करें, या तो अब मैं सबको बताती हूँ पाउडर करके रख लो अपने ये सारे सीड। बादाम हो गया, पम्पकिन हो गया, सनफ्लावर हो गया, थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर कर लें, और जब थोड़ी भूख लगे तो 1 चम्मच खा लें। दिन में 2-3 बार छोटे छोटे चम्मच खाने से आपके शरीर को एनर्जी भी मिलेगी, फैट्स भी मिलेंगे, और आपके बैक्टीरिया को खाना भी मिलेगा। तो ये फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम किसी हद तक सॉल्व भी होगी। सॉल्व हो जाएगी। हाँ। तो ये जो पेरीमेनोपॉज का जो वक्त है, जिसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है चीज़ों को लेकर के, इतने मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो आयुर्वेद क्या कहता है इनसे कैसे डील किया जाए? इसके अलावा भी और प्रॉब्लम्स होती हैं रिजल्टिंग, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं आयुर्वेद में कि जो आपकी मनस्थिति है उस हिसाब से आपका शरीर की स्थिति है, तो आई एम श्योर सब कुछ टॉस में जाता होगा और भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती होंगी। आयुर्वेद में ना पेरीमेनोपॉज के लिए शब्द नहीं है,
मेनोपॉज इज रज निवृत्ति, रज इज पीरियड और निवृत्ति मतलब बंद हो जाना। एंड ये 50 के एज के आसपास हर संहिता में मेंशन है कि एट द एज ऑफ 50, लेकिन हम अभी 40s में शुरू कर रहे हैं बात। हाँ, तो 40s में जब शुरू कर रहे हैं तो उसके आसपास का जो काल है, अब ये 2-3 चीज़ों पे निर्भर है। आपकी प्रकृति कैसी है, आप कहाँ रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इन सब के साथ मैं इसको एक शब्द दे सकती हूँ, रजो निवृत्ति काल, कि पेरीमेनोपॉज काल इज टाइम। तो ये जो पेरीमेनोपॉजल एरिया है, इट इज जस्ट बिफोर मेनोपॉज, रजो निवृत्ति के पहले, तो रजो निवृत्ति काल हम इसको कह सकते हैं। तो आयुर्वेद ये मानता है कि आप जब पैदा हुए हैं आपका हर ऑर्गन फंक्शनल है। हमारा लंग्स, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हार्ट इज फंक्शनिंग, ब्रेन इज फंक्शनिंग, पर ये जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, औरतों में 12 साल के बाद ब्लूम होता है। तो जो खिला है उसको कभी ना कभी बंद भी होना है। जब ये स्वभावजन्य है तो आप प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा था वात पित्त कफ। अब ये जो तीनों ही तरह की महिलाएं हैं, इनके पेरीमेनोपॉजल सिम्टम भी इनके प्रकृति जैसे होते हैं। तो अगर वात प्रधान महिला है, आप दुबली पतली हैं, वजन आप पुट ऑन नहीं कर पा रही हैं, वात की प्रॉपर्टीज है, लघु है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, चल है। लघु इज लाइट, ड्राई, सूक्ष्म इज वेरी माइन्यूट एंड चल इज मोबाइल। तो आप में वैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। बिकॉज रुक्षता ज़्यादा है तो ड्राइनेस, वजाइनल ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस, हेयर फॉल, एम्पल पेरीमेनोपॉज में ही शुरू हो जाएगा। अब इन वात प्रधान महिलाओं को बहुत हल्के हॉट फ्लैशेस होते हैं, कभी नहीं होते हैं। ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इनमें आप देखेंगे कि पेट फूला हुआ लगना, वो बार बार कहते हैं, लो ऑन एनर्जी, नींद रात भर टूटती रहना, नींद आने में दिक्कत होना, और इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है। और ये कम से कम 4-5 साल चलता है। हाँ, 4 से 10 साल हर किसी का अलग अलग सेट ऑफ टाइम होता है। पित्त प्रधान जो महिलाएं हैं, अब चूंकि उनमें पित्त ज़्यादा है, पित्त गर्मी का कारक है, पित्त मेटाबॉलिज्म का कारक है, पित्त में भी सूक्ष्मता है, तो इनमें हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं। इनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में आते हैं। 5 दिन में एक्सेसिव पीरियड आना एक सिम्टम है। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। एनर्जी लेवल्स ठीक रहते हैं। भूख वेरिएबल रहती है, कभी कभी बहुत लगेगी, कभी बिल्कुल कम लगेगी। एंड पिंपल्स, स्किन पे स्निग्धता तो रहेगी, बट इनको एक्ने ब्रेकआउट, जो एडल्ट एक्ने होता है, वो मेनोपॉजल वुमेन में या पेरीमेनोपॉजल वुमेन में पित्त प्रधान महिलाओं को ज़्यादा होता है। हॉट फ्लैशेस रहते हैं, नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है, वेट गेन इतना ज़्यादा नहीं होता, बट एसिडिटी, रिफ्लक्सेस बहुत होते हैं। और कफ प्रधान महिलाएं, कफ प्रधान जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि कफ एक ग्राउंडिंग और हेवी बायो एनर्जी है, तो इनमें वेट गेन बहुत आसानी से होता है, लेथार्जी रहती है, लेजीनेस रहता है, मोटिवेशन ही नहीं रहता कुछ काम खत्म करने का, पीरियड्स डिले से आते हैं, और इन लोगों को बहुत चांसेस हैं कि यूट्रस में फाइब्रॉइड या सिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कफ की प्रवृत्ति है चीज़ों को बढ़ाना या जोड़ना, संधान करना काम है। तो इन सब महिलाओं को ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस जो होता है वो भी पेरीमेनोपॉजल सिम्टम है या वो वैसे भी हो सकता है? एंडोमेट्रियोसिस उम्र के 18 साल से शुरू हो सकता है, उसका मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज से कोई लेना देना नहीं है। ये जो अलग इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि अलग अलग महिलाओं को जो उनकी बेसिकली प्रकृति होती है उस हिसाब से उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी डिस्कशन का मुद्दा ये कि जो आसपास के लोग हैं, जो औरतें से गुजरती हैं, वो तो झेल ही रही हैं, लेकिन वो कभी ये समझा नहीं पाती अपने आसपास के, अपने हस्बैंड्स को, अपने घर के भाइयों को, बच्चों को, कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो आसपास के लोगों के लिए भी इस सबको हैंडल करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो ऐसे में औरतों के साथ किस तरह का व्यवहार रखें, और औरतें भी ये समझें कि वो किस हद तक अपनी चीज़ को संभाल सकती हैं। औरतों में थोड़ा रेजिलियंस नेचुरली होता है, तो वो झेल जाती हैं। जब नहीं झेल पाती तो आसपास लोगों में बिखेर देती हैं, एंड उस समय फैमिली का टुगेदर आना बहुत ज़रूरी है। औरतें कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से डिस्कस करें कि उनको ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा तो भी डिस्कस करें आदमी, और साथ में पढ़ें, क्योंकि जितना आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उतने आप दोनों के बीच की एक तो प्यार भी बढ़ेगा और समझदारी भी बढ़ेगी।
बच्चों को आप नहीं समझा सकते, पर बच्चे बहुत परसेप्टिव होते हैं और समझ जाते हैं। आपका जैसा बिहेवियर होगा वो उसको मिमिक करके वैसे बिहेव करेंगे। कोशिश करें कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे, सबका रूटीन मेंटेन रहे, खान पान का ध्यान अपना भी और फैमिली का भी अच्छा रखें, और लॉन्ग वेकेशन ज़रूर लें बिकॉज इट हेल्प्स यू अ लॉट इन ग्राउंडिंग योरसेल्फ। और ये जो इतना हार्मोनल इम्बैलेंस है वो धीरे धीरे कभी ना कभी सेटल होने ही वाला है। ये जो मेनोपॉज को लेकर जानकारी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने से हमें मालूम पड़ता है कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, कितना डील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। और सिर्फ जो इससे गुजर रहा है उसके लिए नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि इवन द मेन डोंट नो कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। ये और बात है कि मेन ऑल्सो गो थ्रू देयर काइंड ऑफ मेनोपॉज। मेल मेनोपॉज भी होता है, उसको एंड्रोपॉज भी कहते हैं, और ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं बिकॉज मेन लिव इन डिनायल। एंड एक्चुअली पेपर्स बहुत सारे मेल मेनोपॉज पे हैं, एंड इट हैपेंस क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उनका भी कम होता है। हाँ, एजिंग के साथ होता ही होगा। वेट गेन होता है, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, नींद नहीं आना, कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स, ये सब कुछ उनको होता है। और कुछ कुछ लोगों में अगर टेस्टोस्टेरोन किसी कारणवश कम हो गया तो हॉट फ्लैशेस भी होते हैं। तो मेन हैव हॉट फ्लैशेस? रियली? मेमोरी इश्यूज, ब्रेन फॉग, सब कुछ जैसे औरतों को होता है वैसे उनको भी होता है। पर क्या वही एज के टाइम पे होता है, 40s 50s, या थोड़ा बाद में? टेस्टोस्टेरोन थोड़ा धीरे कम होता है तो 60s में आपको ये दिखने लगता है। मेल मेनोपॉज या एंड्रोपॉज को साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक शब्द दिया है, एडम, एंड्रोजन डिक्लाइनिंग एजेड मेल या एजिंग मेल। सो ये शब्द यूज किया गया है जिनको ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो मैंने अभी बताए। ओवरऑल क्या हमने देखा है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से कि प्यूबर्टी भी जल्दी आती है, मेनोपॉज भी जल्दी आता है, तो ये एंड्रोपॉज भी जल्दी आता है? आपका लाइफस्टाइल खराब होगा और किसी कारणवश आपका टेस्टोस्टेरोन जल्दी कम हो रहा होगा, विच कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स। शरीर तो बना ही रहा है पर किसी कारण वो नहीं बना पा रहा, तो ये जल्दी आ सकता है। 50 में आपको इसके लक्षण दिखने लग सकते हैं। और इनके भी अलग अलग, क्योंकि कफ पित्त वात वाले होंगे तो इनके लिए भी अलग अलग होता होगा या नहीं? हाँ, वात जितना बड़ा मतलब बायो एनर्जी है, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट फंक्शंस करता है, तो उनको चीज़ें जल्दी इफेक्ट भी करती हैं। तो उनमें सेम इरिटेबिलिटी जल्दी होगी, हॉट फ्लैशेस होंगे, उनमें पॉट बेली होगी, पर पतले दुबले रहेंगे और मोटा पेट रहेगा। दे विल लूज प्रोटीन फास्टर। पित्त प्रधान में गुस्सा रहेगा, एक्ने रहेंगे, बाल्डिंग जल्दी होगी। दे विल लूज हेयर फास्टर, हेयर थिनिंग जल्दी होगी, और कफ में वजन बढ़ता जाएगा। ये तो आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये हमारी प्रॉब्लम है। अब आयुर्वेद क्या कहता है कि ये जितने भी लोग हैं जो इस दौर से गुजरेंगे, हम सब गुजरेंगे, इसमें क्या इलाज है या क्या हम कर सकते हैं कि हमारा ये पूरा सफ़र हो, ये थोड़ा सा शांति से गुजरे? आयुर्वेद तो इसको एक अवस्था ही मानता है, उसके लिए ये डिजीज नहीं है, एक स्वाभाविक ग्रोथ फेज है कि आपने ये अचीव किया, आपने बच्चे पैदा किया, और एक लेवल के बाद आपको मैच्योरिटी और एक ग्राउंडिंग आनी चाहिए। वो जो ग्राउंडिंग आने के पहले की अवस्था है वो थोड़ी सी पथरीली हो जाती है। एंड मेनोपॉज के बाद आप देखेंगे आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन बढ़ जाता है, आपको समझ में आता है कि आपने इतनी लाइफ में जो भी गलतियां की हैं, दैट विजडम लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे आपकी समझदारी अब लोगों के काम आने लगी है, तो वो अवस्था आप अचीव कर लेते हैं। क्या करना चाहिए वहाँ तक पहुँचने तक? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको, मैं मोटा मोटा वात पित्त कफ नहीं कहूँगी, एक सेल्फ केयर रेजिम बना लें औरतें, जिससे कि उनके लिए ये रास्ता एकदम केक वॉक हो जाए। ये हम लोग आदमियों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, जब देखिए, जब औरत, हम ये मान के चलते हैं कि सबकी फैमिली है, मम्मी पापा हैं घर में, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो वो जो बना रही है ना वो सबके लिए होता है, तो एक ही बार में पूरा फैमिली को अच्छा नरिशमेंट मिल सकता है। सबसे पहली ज़रूरत है कि आप डाइट चेंज करें। आपका खाना वार्म, मॉइस्ट, हेल्दी फैट्स के साथ हो। दूध और घी होना ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये दोनों लेने से आपके अंदर रसायन के लक्षण रहते हैं। रस यानी समथिंग विच इज़ मॉइस्चराइजिंग, और जो एंटी एजिंग भी है, तो घी बहुत अच्छा रसायन है, उसको आप खाने में रखें ही। उसके अलावा
जीरा, सौंफ, ये स्पाइसेस होनी चाहिए क्योंकि ये नेचुरली रिच है फाइटोएस्ट्रोजेंस में और ये तीनों लोगों के लिए काम आती हैं। ये आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करती हैं, ब्लोटिंग कम करती हैं, गैसेस कम करती हैं। धनिया पाउडर भी बड़ा अच्छा है, धनिया के पत्ते अच्छे हैं, उसकी चटनी खा सकते हैं। उसके अलावा 2-3 हर्ब्स हैं जो सबको लेनी चाहिए, वो है शतावरी, अश्वगंधा और ब्राह्मी। ब्राह्मी आपको ये जो आपके मेंटल प्रॉब्लम्स है उसको कम करती है, शतावरी आपको एस्ट्रोजन देती है और आपको नरिशमेंट देती है। रसायन जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ इसीलिए। अश्वगंधा आपके हॉट फ्लैशेस कम करती है। तो तीनों ही तरह की महिलाओं को अगर ये सब प्रॉब्लम है तो आप इन हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकती है। सेल्फ केयर का एक और तरीका है, वो है ऑयल एप्लीकेशन या अभ्यंग। और अभ्यंग वायु का शांति करता है और आपको एनर्जेटिक रखता है, स्ट्रेस दूर करता है एंड एंटी एजिंग भी है। तो हफ्ते में एक बार भी करें मसाजेस तो इज गुड। इट इज़ नेसेसरी, गुड, मोर देन गुड, ऑल द मोर बेटर। सर पे तेल लगाएं या शिरोधारा करें। पंचकर्म एक ऐसा आयुर्वेदिक शोधन उपाय है जो महिलाओं ने 40s में शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपका जो टिश्यू नरिशमेंट है ना वो अच्छा होने लगे। तो उसमें आप ऑयल का एनिमास ले सकते पंचकर्म हैं। होता क्या है? पंचकर्म 5 तरह के ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं शोधन या डिटॉक्स के तरीके, जिसमें हम औषधि देके उल्टी करवाते हैं या दवाई देके लूज मोशंस करवाते हैं, या तो हम ऑयल के एनिमा देते हैं, माथे पे तेल छोड़ते हैं जिसको शिरोधारा कहते हैं, और नाक से ऑयल ड्रॉपलेट्स देते हैं सो दैट आपका उत्तमांग, ये जो ऊपर का पार्ट है, आयुर्वेद सर को उत्तमांग कहता है, उत्तम अंग, जहाँ पे सारी इंद्रियां, मेरे आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा सब यहाँ है, तो उसको नरिश करने के लिए नस्य करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको कहती हूँ सुबह सुबह 2 बूंद तेल या घी आप नाक में सिर्फ लगा लें तो भी आपका ये जो उत्तमांग है नरिश रहेगा। इस पूरे दौर में पेरीमेनोपॉज के किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए खाने पीने में? खाने पीने में एवरीथिंग नरिशिंग इन टाइम। कोशिश करें कि दिन ढलने के साथ ही आपका डिनर भी हो जाए और सुबह सूरज उगने के साथ ही आपका दिन शुरू हो जाए। आप जब ये नियम बना लेंगे तो आपके हार्मोन्स थोड़े बैलेंस में रहेंगे। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि बहुत ठंडा, बहुत मीठा, खारा, प्रोसेस्ड चीज़, बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन, इन सब का सेवन कम करते रहना चाहिए। कैफीन, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट स्मोकिंग जो कि अभी काफ़ी आम हो गई है, वो जितना कम करेंगे उतने हार्मोन्स को सुकून मिलेगा। तो ये सब कम करना है। लाइफस्टाइल में एक चेंज ज़रूर करें। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो 20 से 30 मिनट का वॉक ज़रूर करें। किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, बट वॉकिंग नेसेसरी है जिससे कि आपका जो सर्कुलेशन है और जो हार्मोनल बैलेंस है वो बना रहे। वेट ट्रेनिंग भी कर लेनी चाहिए बिकॉज प्रोटीन लॉस भी होगा। वेट ट्रेनिंग तो बहुत नेसेसरी, पर मैंने बोला ना, शुरुआत अगर आपको किसी चीज़ से करनी है तो वॉकिंग है, योगा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जिससे कि आपके मसल्स स्ट्रांग होते रहे, वरना धीरे धीरे ये वीक मसल्स, बोन लॉस जब मिक्स हो जाएगा तो जॉइंट पेन की समस्या शुरू हो सकती है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है, सबको लगता है कि ये जो सारे पेरीमेनोपॉजल सिम्टम हैं ये तो सबको होते ही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमसे नहीं संभाले जाते। इट इज़ ओवरवेलमिंग कि पीरियड्स हुए चले जा रहे हैं 10-10, 15-15 दिन, या आपको वेट गेन हुआ जा रहा है, उसको दुर्लक्ष्य ना करें। आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें और पूरा चेकअप कराएं कि पता चले कि इसके अलावा तो कोई और तकलीफ नहीं हो रही है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो सकती है बहुत, थायराइड इस दौरान बढ़ जाता है, एंडोक्रिनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, मेटाबॉलिक एरर शुरू हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसा ना करें कि ये तो होता ही है तो मेरे साथ हो गया तो क्या बड़ी बात है। डॉक्टर से ज़रूर मिलें एंड रूल इट आउट। यस। एक्सरसाइजेस एक रूटीन बनाना चाहिए। एक चीज़ मेरे जहन में आई जब आप बता रही थी कि हम लोग कहते हैं ये अपने आप में सुनने में बड़ा ओवरवेलमिंग है, योगा करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, ये खाओ, ये ना खाओ, ये मत सोचो। ये जब डूज एंड डोंट्स आ जाती हैं ये अपने आप में कितनी ओवरवेलमिंग है कि मैं इस सब के लिए टाइम कैसे निकालूं।
पर पता है इसका जवाब खुद ही को मिल जाता है कि जब आपको तकलीफ होने लगती है ना, तो आप रियलाइज करते हैं कि कुछ भी करो, वो 20 मिनट भरे टाइम टेबल बनाओ, जिस तरह अपने बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल बनाओ और अपने लिए ये जो सेल्फ लव जो आजकल ये टर्म है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आपने इस वक्त अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि आगे आने वाला है वो है मेनोपॉज। वो मेनोपॉज जब 12 महीने आपके पीरियड्स रुक जाएंगे, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग जर्नी है। तो आज के डिस्कशन में बेसिकली वी डिस्कस द हाइलाइट्स ऑफ पेरीमेनोपॉज। लेकिन पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज तक का सफर ऐसा नहीं कि दो अलग कंपार्टमेंट्स हैं और ये अब इस वक्त से इस वक्त तक होगा, फिर एक नया सिस्टम शुरू होगा। ये ओवरलैपिंग है, इसलिए कुछ सिम्टम्स आपको पेरीमेनोपॉज के साथ भी आते हैं, मेनोपॉज में भी आते हैं और मेनोपॉज के बाद भी आते हैं। तो ये डिस्कशन लंबी है, इतने में खत्म नहीं होगी बात। आगे बढ़ते हैं मेनोपॉज को लेके अगली बार के लिए।